नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। शुरुआत लेकिन वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से वो ये कि रूस ने न्यूक्लियर फोर्स को बेलारूस भेज दिया है। रूस के T-95 बॉम्बर भी बेलारूस पहुंचे हैं। बेलारूस फ्रंट खोलने की तैयारी में है। दरअसल पुतिन, ये जानकारी मिल रही है, क्रीमिया पर हमले से भड़का हुआ है क्रेमलिन और अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं पुतिन। रूस की तीनों सेनाओं और एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर बेलारूस पहुंच चुके हैं। क्रेमलिन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का महामंथन जारी है। रूस की इस सैन्य हलचल से यूरोप और अमेरिका तक तनाव फैल गया है। इस तनाव की वजह है क्रीमिया पर यूक्रेन का मिसाइल हमला। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद पुतिन ने स्पष्ट कह दिया है कि पश्चिमी ताकतें एकजुट होकर रूस के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर चुकी हैं और युद्ध का जवाब महासंग्राम से दिया जाएगा। देखिए क्रीमिया पर हुआ यूक्रेन का हमला कैसे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। इकतीस जनवरी के दोपहर यूक्रेन की वायुसेना के फाइटर जेट्स ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल के साथ एक गुमनाम एयरबेस से टेक ऑफ किया। सत्रह मिनट की उड़ान के बाद फाइटर जेट पर लगी मिसाइल की रेंज में क्रीमिया आ गया। इस मिसाइल का टारगेट था क्रीमिया का बेलबेक एयरबेस। बेलबेक एयरबेस पर रूसी वायुसेना के सुखोई विमान हैंगर के बाहर टैक्सी वे पर खड़े थे। यूक्रेनी फाइटर जेट पर लगी मिसाइल को बेलबेक एयरबेस की लोकेशन के साथ लॉन्च कर दिया गया। मिसाइल लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद क्रीमिया में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के कुछ ही मिनट बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बेलबेक एयरबेस के नजदीक जोरदार धमाका हुआ और धूल धुएं का गुबार आसमान पर छा गया। धमाका होते ही मौके पर मौजूद क्रीमिया के लोगों ने तस्वीरें बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। यूक्रेन ने दो तस्वीरें जारी करते हुए कहा है कि बेलबेक एयरबेस पर रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दो 2014 से बेलबेक एयरबेस रूस के नियंत्रण में है और यहां से रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए फाइटर जेट तैनात रखता है। हमले के बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि बेलबेक एयरबेस पर 3 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो हमले किए गए। इन हमलों में रूस के 2 Su-27 और एक Su-30 विमान नष्ट हो गए। इसके साथ ही एयरबेस के रडार स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। एयरबेस पर खड़े कई सैन्य वाहन जलकर खाक हो गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके अपनी वायुसेना को सफल हमले के लिए बधाई दी है।
यूक्रेन का पहला टारगेट है क्रीमिया में रूसी सैन्य ठिकानों और नेवल बेड़े को ध्वस्त करके रूस की शक्ति को घटाना। और जनवरी में ही यूक्रेन 2 बड़े हमले क्रीमिया पर कर चुका है। एक जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के नियंत्रण वाले बेलबेक एयरबेस पर हमला किया। हमला ब्रिटेन से मिली बंकर बस्टर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया गया। इस हमले के बारे में यूक्रेन के अपने दावे हैं, लेकिन रूस ने किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं दी है। इससे पहले 5 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के ही साकी एयरबेस पर हमला किया। यह हमला भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से अंजाम दिया गया। इस हमले में रूस के 23 सैन्य ऑफिसर मारे गए थे। मरने वालों में रूसी सेना के 5 हाई रैंक कमांडर थे। इससे एक दिन पहले 4 जनवरी यूक्रेन ने क्रीमिया के यूकारिना बाल्का एयरफील्ड पर हमला किया। हमले के लिए यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने दावा किया एयरफील्ड पर बना रूसी रडार सेंटर नष्ट हो गया है। इसी दिन यूक्रेन ने क्रीमिया के येवपतोरिया पर हमला किया। यूक्रेनी सेना ने 10 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो हमले किए। दावा किया गया कि येवपतोरिया में रूस का कमांड पोस्ट तबाह हो गया है। यूक्रेन ने सिर्फ क्रीमिया पर ही नहीं बल्कि रूस के कई सैन्य मोर्चों और शहरों पर हमले किए। रूस ने क्रीमिया, खेरसोन, कुपियांस्क, रूस के शहर बेलगोरोद, सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए और इसके साथ ही रूस के दागिस्तान प्रांत में यूक्रेनी एजेंट्स ने आगजनी की है। कुपियांस्क में रूस ने यूक्रेन के 7 ड्रोन हमले नाकाम किए हैं। बेलगोरोद में 6 ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। क्रीमिया और ब्लैक सी पर यूक्रेन की 20 मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके हमले से रूस का एक युद्धपोत नष्ट होकर समंदर में डूब गया, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। ये तस्वीरें सेंट पीटर्सबर्ग और दागिस्तान प्रांत से आई हैं। सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए और दागिस्तान में यूक्रेनी एजेंटों ने एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में आग लगा दी। दागिस्तान के बायनास्क में यूक्रेनी एजेंट्स ने सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर को निशाना बनाया। दागिस्तान यूक्रेनी हथियारों की रेंज से बहुत दूर है और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार दागिस्तान में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। क्रीमिया से दागिस्तान तक यूक्रेनी हमलों के बाद रूसी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि पश्चिमी ताकतों ने रूस के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर दी है। दरअसल इन हमलों के पीछे ब्रिटेन और अमेरिका की रणनीति है। रूस पर लगातार हो रहे हमलों के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि यूक्रेन को गुप्त रूप से F-16 फाइटर जेट दे दिए गए हैं। अमेरिकी खेमे ने इस मदद को सार्वजनिक नहीं किया है, इसीलिए यूक्रेन रूस पर इतने सटीक और कामयाब हमले कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पश्चिमी देशों की मदद से रूस पर हो रहे हमले तीसरे विश्व युद्ध की प्रस्तावना हो सकते हैं। क्योंकि रूस पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो अमेरिकी खेमे से जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ विश्व शक्ति संतुलन बिगाड़ने वाला गठबंधन बना चुके हैं और अब 2 देश यूक्रेन जंग में भागीदार बन चुके हैं।
रूस को ईरान से मिसाइल और ड्रोन सप्लाई हो रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया के हथियार भी जंग में इस्तेमाल होने लगे हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि रूस ने नॉर्थ कोरियाई गोलों से हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की सामरिक साझेदारी चीन के साथ भी मजबूत हो चुकी है। अगर रूस पर हमले जारी रहे तो पुतिन एशिया, अरब या यूरोप से विश्व युद्ध शुरू करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव क्षेत्र पर रूस ने ड्रोन हमला किया। रूसी सेना ने किए 4 ड्रोन हमले। रिहायशी इलाके में गिरे 2 रूसी ड्रोन। यूक्रेन का दावा 2 रूसी ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए। तो 2 हवा में नष्ट कर दिए गए रूसी ड्रोन और 2 जाकर रिहायशी इलाके में गिरे हैं। 4 ड्रोन से यह हमला खार्किव के इलाके में रूस द्वारा किया गया। यूक्रेन युद्ध के साथ साथ लाल सागर की लड़ाई भी विध्वंसक हो गई है। कई दिनों की तैयारी के बाद अमेरिका ने हूती पर अब तक का सबसे बड़ा आघात कर दिया है। यमन से लेकर लाल सागर और अदन की खाड़ी तक अमेरिकी विस्फोट में हूती की कमर टूट गई है। अमेरिका के इस हमले के बाद अरब में एटमी विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सी ने भी अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने की घोषणा कर दी है। लेकिन हूती ने ऐलान किया है कि वो लाल सागर से गुजरने वाले इंटरनेट केबल पर विस्फोट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी और ब्रिटिश नेवी का हर पैंतरा फेल हो जाएगा। जिस प्रतिशोध का अनुमान था, जिस हमले की तैयारी कई दिनों से हो रही थी, बाइडेन और उनकी ब्रिगेड ने जो ऐलान किया था वही हुआ। अमेरिका के प्रतिशोध की पहली किश्त पूरी हो गई है। यमन की धरती पर हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल स्ट्राइक कर दी। ये पहली बार है जब सुपर पावर ने हूती पर प्रीएम्प्टिव हमला किया है। अमेरिका के एयर अटैक में हूती को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के हमले में हूती के ड्रोन लॉन्च साइट, मिसाइल लॉन्च साइट, ग्राउंड कमांड सेंटर, ड्रोन और मिसाइलों का जखीरा जल गया। लाल सागर से हूती हर रोज मिसाइलें दाग रहा है। हूती के हमले से अमेरिका और ब्रिटेन परेशान थे। हूती एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों से इजराइल जाने वाले अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों को टारगेट कर रहा था। हूती के हमलों से आजिज अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने हूती को मिटाने का संकल्प लिया था। इस संकल्प का पहला पड़ाव तब पूरा हो गया जब बाइडेन ब्रिगेड ने हूती के ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिका ने सिर्फ यमन की धरती पर एयर स्ट्राइक ही नहीं की, बल्कि लाल सागर से लेकर यमन की खाड़ी तक हूती की मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी कर लिया। लाल सागर में हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसे अमेरिका ने हवा में ही तबाह कर दिया। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकी वॉरशिप ने पहली बार मार्क 15 फैलेक्स वेपन का इस्तेमाल किया। मार्क 15 फैलेक्सन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दुश्मन की मिसाइल अमेरिकी वॉरशिप के काफी करीब पहुंच जाती है। हूती की मिसाइल अमेरिकी वॉरशिप से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी। कुछ ही सेकंड में वो युद्धपोत को हिट करने वाली थी। तभी मार्क 15 फैलेक्स ने उसका खात्मा कर दिया।
अमेरिका ने अदन की खाड़ी में भी हूती के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। हूती ने यहां 3 ईरानी ड्रोन भी फायर की। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने इन्हें भी इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन हूती को सबसे ज्यादा नुकसान उस एयर स्ट्राइक में हुआ जो अमेरिका ने यमन की धरती पर किया। अमेरिकी एयरफोर्स ने यमन की धरती पर जो एयर स्ट्राइक की वो अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। इस हमले में हूती की कमर टूट गई है। सादा से लेकर यमन की राजधानी सना तक एक लंबा कॉरिडोर है। इसी कॉरिडोर में हूती का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट है। यहीं पर हूती के कमांड और कंट्रोल सेंटर भी हैं। हूती यहीं से लाल सागर में मिसाइलें दागता है। अमेरिका ने इस बार इसी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट पर बमबारी की, जिसमें हूती को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अमेरिकी हमले में हूती के 11 ड्रोन लॉन्च साइट तबाह हो गए। हमले में 36 ड्रोन खत्म हो गए। हूती के 21 लड़ाके मारे गए। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में हूती की 13 मिसाइल लॉन्च साइट भी खंडर बन गई। 16 एंटी शिप क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी जलकर राख हो गई। इस मिसाइल लॉन्च साइट से हूती अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों पर लगातार हमले कर रहा था। 13 मिसाइल लॉन्च साइट में हूती के 33 लड़ाकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इसी इलाके में हूती के कई कमांड और कंट्रोल सेंटर हैं। अमेरिका ने इनमें से 2 कंट्रोल स्टेशन को जलाकर राख कर दिया है। हमले में हूती के 6 ऑफिसर और 9 सैन्य वाहन भी खत्म हो गए। अमेरिका के इसी हमले के बाद हूती और ईरान क्रोध से भर गए हैं। हूती पर अमेरिका के वज्रपात के बाद ईरान के साथ साथ उसके कई प्रॉक्सी भड़क गए हैं। कतैब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी बेस पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। 31 जनवरी को ही कतैब हिजबुल्लाह ने ऐलान किया था कि वो अब अमेरिका के खिलाफ हमले नहीं करेगा, लेकिन अमेरिकी स्ट्राइक के बाद से उसने फिर से ड्रोन दागने शुरू कर दिए हैं। हूती के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन से इराक का इस्लामिक रेजिस्टेंस भी आग बबूला हो गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसके हमले नाकाम हो गए। ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका को तबाह करने की धमकी दे दी है। ईरानी सेना के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ युद्ध से नहीं डरता। हम अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार हैं। इराकी रेजिस्टेंस ने कहा है कि अमेरिकी बेस और अमेरिकी सैनिकों पर वो भीषण हमले करता रहेगा। कतैब हिजबुल्लाह ने भी अमेरिका के खिलाफ हमले तेज करने की घोषणा कर दी। लेकिन सबसे बड़ी धमकी हूती ने दी है। ये वो धमकी है जिससे लाल सागर की लड़ाई में नया टर्न आ गया है। हूती चीफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे ठिकाने पर हमला किया तो हम लाल सागर से गुजरने वाली इंटरनेट केबल को काट देंगे। अब तक हूती लाल सागर में इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों को टारगेट कर रहा था, लेकिन अब उसने इंटरनेट केबल काटने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत निष्क्रिय हो जाएंगे। वो ना तो हमले को रोक पाएंगे, ना ही हमला कर पाएंगे। सवाल यही है कि क्या हूती की इस धमकी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन का ऑपरेशन रुकेगा? अगर नहीं तो सुपर पावर और ब्रिटेन हूती के इस खतरनाक प्लान को कैसे नाकाम करेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज ये कि डोनेट्स्क के यूक्रेनी मोर्चे पर रूसी हमला, ड्रोन से की यूक्रेनी खंदकों पर बमबारी। यूक्रेन के 24 सैनिक मारे जाने का दावा किया जा रहा है रूस द्वारा।
बीते 24 घंटों से यूक्रेन का कोना कोना भीषण तरीके से दहल रहा है। यूक्रेन के करीब 12 शहरों में 2500 से ज्यादा विस्फोट हो चुके हैं। और जानते हैं रूसी ब्रिगेड के इस विध्वंसक अंदाज की वजह क्या है। 24 जनवरी को रूस के बेलगोरोद रीजन में क्रैश हुए IL-76 विमान की क्रैश रिपोर्ट, जो इस बात का दावा करती है कि अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रूसी विमान को ढेर किया, आसमान में नेस्तनाबूद किया। बस इसी वजह के चलते प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन को नक्शे से मिटाने की कसम खा ली है। तो क्या यूक्रेन दहन के बाद अब अमेरिका पर भी होगा रूसी आक्रमण? देखिए इस रिपोर्ट में। Nation. 216 बार यूक्रेन का सूमी रीजन दहला। एक 113 धमाकों से अवदीपका में कोहरा मचा। बावन से ज्यादा विस्फोटों के चलते खार्किव धधक उठा। तो वहीं 45 विध्वंसक हमलों से खेरसोन की धरती कांप उठी। और कीव का हश्र तो सन्न कर देने वाला है, जहां बीते एक सप्ताह से सिलसिलेवार अंदाज में अटैक जारी है। यकीन मानिए, मौजूदा वक्त में यूक्रेन एक ऐसे बैटलफील्ड में तब्दील हो चुका है जहां की मिट्टी बारूद से सन चुकी है। शहर के शहर खंडहर हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नजर आ रही है। जानते हैं रूसी ब्रिगेड इतनी आक्रामक क्यों हो चुकी है? क्यों यूक्रेन का नक्शा बदलने के लिए प्रचंड प्रहार किया जा रहा है? तो इसकी वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का विमान प्रतिशोध। जी हां, 24 जनवरी को रूस के बेलगोरोद रीजन में रूसी सेना का IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हुआ। जोरदार ब्लास्ट के साथ आसमान में ही रूसी विमान के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद पुतिन ने जांच के ऑर्डर दिए। और जानते हैं रूसी एजेंसी की जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। रूस के IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के जरिए विमान शॉट डाउन किया गया। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया था। जैसे ही क्रेमलिन में पुतिन के पास IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश से जुड़ी रिपोर्ट पहुंची, रूसी प्रेसिडेंट गुस्से से आग बबूला हो गए और फौरन अमेरिका से प्रतिशोध का ऐलान करते हुए यूक्रेन पर अब तक के सबसे विध्वंसक हमले का ऑर्डर जारी कर दिया। बस फिर क्या, चंद घंटों के अंदर रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में बारूदी वर्षा शुरू कर दी। मसलन सूमी, मोर्टार ग्रेनेड लॉन्चर, MLRS और आर्टिलरी से हमला। खार्की, गाइडेड एरियल बम से रिहायशी इलाकों पर बमबारी। अवदीपका, कामिकाजी ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर से आसमानी प्रहार। खार्की, जर्मनी का IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद।
खेरसौन, आर्टिलरी और MLRS से पावर ग्रिड और इमारतें ध्वस्त। सूमी, खार्किव, अवदीपका से सामने आई तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। रूसी हमले के बाद पूरा इलाका खंडहर बन चुका है। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। हर तरफ बारूद से सना धुआं आसमान में उठता दिखाई दे रहा है। यकीनन पुतिन भड़के हुए हैं, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से जो मिसाइल दागी, उस मिसाइल ने पहले तो रूस के डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और फिर बेलगोरोद रीजन के एयर जोन में IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान को आसमान में ही जलाकर राख कर दिया। यानी महाशक्ति अमेरिका ने अपने जिस सॉलिड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को की भेजा, वो अब पूरे एक्शन में है। इतना ही नहीं, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम सिर्फ यूक्रेन के सुरक्षा घेरे को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि इसके साथ साथ रूस की सीमा में घुसकर बारूदी ट्रेलर भी दिखा रहा है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। अगर बात अमेरिका के पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी यानी PAC-3 की करें, तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे सॉलिड रक्षा कवच है, क्योंकि PAC-3 की टेक्नोलॉजी हिट टू किल यानी सिर्फ तबाही मचाने के लिए ही नहीं, यानी हर हाल में टारगेट को नेस्तनाबूद करना भी जानती है। क्योंकि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसे एडवांस रडार सिस्टम लगे हैं जो किसी भी मिसाइल या फिर फाइटर जेट को आसमान में ही आसानी से इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इन्हीं रडार से मिले सिग्नल के दम पर यह डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को भी पल भर में मार गिराने की ताकत रखता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम करीब 160 किलोमीटर की दूरी तक और करीब 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है। बेलगोरोद के पास यूक्रेनी बॉर्डर पर तैनात अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दायरे में जैसे ही रूस का IL-76 विमान आया, फौरन PAC-3 की मिसाइलें एक्टिवेट हुई और उसने IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान को तहस नहस कर दिया। बस इसी हमले के बाद से पुतिन का माथा ठनक चुका है, क्योंकि बीते 15 दिनों में रूस के 2 जंगबाज युद्ध में ढेर हो चुके हैं। बेलगोरोद में IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान और यूक्रेन के लुहांस्क रीजन में Su-34 फाइटर बॉम्बर। यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी हथियारों के जरिए जो हमले हो रहे हैं, उसी का पलटवार करने के लिए पुतिन ने प्रण ले लिया है यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का। अमेरिकी हथियारों के विनाश का। और इसी कड़ी में रूसी सेना ने उन इलाकों में भी हवाई हमले किए जहां अमेरिका से आए ग्लाइड बम रखे गए थे। मतलब ये कि अब किसी भी वक्त रूसी प्रेसिडेंट जंग का आगाज सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिणी डोनेस्क पर रूस ने बरसाए बम। रूसी ड्रोन फोर्सेस के घातक हमले। यूक्रेन के मोर्चे पर ड्रोन से ये हमले किए गए। काफी लंबे इंतजार और कई बार गुहार के बाद आखिरकार यूक्रेन के लिए सुकून की खबर आ गई है। अमेरिका और यूरोपीय देश हार के कगार पर पहुंच चुके यूक्रेन को नई बारूदी शक्ति से लैस करने जा रहे हैं।
पुतिन फरवरी में युद्ध के 2 साल पूरे होने से पहले जीत हासिल करने की उम्मीद में थे, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को ऐसे हथियारों से लैस कर रहे हैं जिससे यूक्रेन कई महीने तक रूस का मुकाबला करने के साथ ही रूस को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। यूक्रेन में नेटो का आखिरी दांव। यूक्रेन की हार टालने की आखिरी कोशिश। देर से ही सही, लेकिन यूक्रेन का बारूदी गोदाम एक बार फिर भरने वाला है। घातक हथियारों की नई खेप यूक्रेन की सरहद पर उतरने वाली है। कोशिश पुतिन के विजय रथ को कुछ और दिन रोके रखने की है। कोशिश पुतिन को रणनीति बदलने के लिए मजबूर करना है। माना जा रहा है कि बाइडेन इस वक्त अमेरिका और अपने नाम नाकामी की कोई कहानी नहीं जोड़ना चाहते और इसीलिए एक बार फिर अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन को हथियार भेजने वाले हैं। एक दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज का बम देने वाला है, जिसमें 150 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। अमेरिका के घातक बम के साथ ही यूक्रेन को बाइडेन दूसरे देशों से कई और हथियार दिलवा रहे हैं। यूक्रेन को फिलहाल अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, यूरोपियन यूनियन, स्वीडन से हथियार मिलने वाले हैं। हथियारों की सबसे लंबी लिस्ट जर्मनी में तैयार की गई है, जिसमें एयर डिफेंस की मिसाइलों से लेकर बारूदी सुरंग और समुद्री माइंस को खत्म करने वाले हथियार शामिल हैं। इस वक्त सबसे जरूरी यूक्रेनी सैनिकों की जान बचाना है, ताकि यूक्रेन लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ सके। जर्मनी से यूक्रेन को आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स यानी बख्तरबंद गाड़ियां मिलने वाली हैं, ताकि यूक्रेन के सैनिक सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जर्मनी से यूक्रेन को 24 बख्तरबंद वाहन मिलेंगे, एक पुल बनाने वाला टैंक, 3 विंसेंट 1 माइंस हटाने वाला टैंक, 14 माइंस हटाने वाले सिस्टम मिलेंगे। यूक्रेन को जर्मनी का बैंड वैगन 206 भी मिलने वाला है। इस वाहन को बर्फ से लेकर पहाड़ों पर कहीं भी चलाया जा सकता है। जर्मनी से यूक्रेन को 4 बैंड वैगन मिलने वाले हैं। इस वक्त यूक्रेन के ज्यादातर एयर डिफेंस खाली हैं, इसलिए आइरस-T SLS मिसाइल्स की खेप भी देने वाला है। इसके अलावा गोला बारूद और कई तरह के सैन्य वाहन जर्मनी से यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा ग्रीस से S-300 मिसाइल सिस्टम आने से यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत होने जा रहा है। हालांकि S-300 मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन हमले के लिए भी करता है। ग्रीस से यूक्रेन को S-300 मिसाइल सिस्टम के अलावा ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन, टोर और ओसा डिफेंस सिस्टम मिलने वाले हैं। एक और बहुत घातक हथियार यूक्रेन पहुंच रहा है, जिसका नाम है स्कैनजैक 3500।
स्वीडन का ये वाहन जमीन की गहराई में लगी बारूदी सुरंग को नाकाम करता है। बारूदी सुरंग इस वक्त यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रही हैं। पिछले साल स्वीडन ने यूक्रेन के सैनिकों को इससे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देने की शुरुआत की थी। अब स्वीडन से प्रशिक्षण पूरा होने के बाद स्कैनजैक 3500 यूक्रेन में बारूदी सुरंगों को भस्म करने पहुंच रहा है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने 2024 के लिए यूक्रेन के लिए एक नए सैन्य सहायता पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत यूक्रेन को 2300 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। यूक्रेन इस फंड से हथियार और एयर डिफेंस खरीद सकेगा। मार्च में ईयू से यूक्रेन को 5 लाख आर्टिलरी शेल भी दिए जाएंगे। यूरोप यूक्रेन को युद्ध में हार से बचाने की हर मुमकिन कोशिश में है। दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर पलटवार की तैयारी कर ली है। अमेरिका का GLSDB बम यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बम रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है, क्योंकि रॉकेट की तरह उड़ने वाले इस बम को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। रूस को अब एयर डिफेंस को और मजबूत करना होगा। रूस ने ऐलान किया है कि नया आर्टिलरी सिस्टम जल्द यूक्रेन में भेजा जाएगा। रूस ने कोलिशन SV नाम का नया आर्टिलरी सिस्टम तैयार किया है। कोलिशन SV की रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक है। ये 1 मिनट में 10 से 16 गोले दाग सकता है। इन तमाम रिपोर्ट से इतना तो साफ है कि अमेरिका और यूरोप पुतिन के मिशन फरवरी को पूरा नहीं होने देंगे और ये युद्ध अभी कई महीनों तक खिंचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन और रूस की जंग तीसरे साल में पहुंच चुकी है। रूस के हमले दिनों दिन विध्वंसक होते जा रहे हैं। पुतिन की सेना कीव पर कब्जा करने के लिए हर दिन बेतहाशा हमले कर रही है, लेकिन उधर ज़ेलेंस्की अपने ही देश में कई मोर्चों पर भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की और सेना प्रमुख वालेरी ज़ालुझनी के बीच आपसी लड़ाई बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि आर्मी चीफ ज़ालुझनी को पद से हटाने तक की खबरें हैं। सवाल है कि आर्मी चीफ और ज़ेलेंस्की के बीच टकराव दरअसल क्यों है। सवाल यह भी है कि जनरल ज़ालुझनी के बाद यूक्रेनी सेना की कमान किसको दी जाएगी। यूक्रेन में रूसी हमलों से विध्वंस बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना को जैसे जैसे अपनी जीत नजदीक दिख रही है, उसी रफ्तार से यूक्रेन पर हमले भी घातक होते जा रहे हैं। युद्ध में यूक्रेन को भारी नुकसान के बीच यूक्रेनी सेना के हालात भी ठीक वही है। यूक्रेन के आर्मी चीफ वैलेरी ज़ालुझनी और ज़ेलेंस्की के बीच तलवारें खिंच गई। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के आर्मी चीफ वैलेरी ज़ालुझनी को पद से हटाने की तैयारी कर ली है। एक रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि हाल ही में अपने ऑफिस में एक मीटिंग में ज़ेलेंस्की ने कमांडर इन चीफ ज़ालुझनी को बर्खास्त करने का फैसला लिया। ज़ेलेंस्की ने ज़ालुझनी को एक अलग पद की पेशकश भी की, लेकिन ज़ालुझनी ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस मीटिंग में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव भी शामिल थे। ज़ालुझनी को पद से हटाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक इस बारे में ज़ेलेंस्की कोई फैसला ले सकते हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया की इन खबरों को यूक्रेन की सरकार ने खारिज कर दिया है।
लेकिन इतना तो तय है कि यूक्रेन की सरकार और सेना के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। ज़ेलेंस्की और सेना प्रमुख ज़ालुज़नी के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की नाकामी के बाद ज़ेलेंस्की और ज़ालुज़नी के बीच मतभेद बढ़ने शुरू हो गए थे। ज़ालुज़नी ज़ेलेंस्की को बाख्मुत हार का दोषी ठहराते हैं। ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सेना की नाकामी के लिए ज़ालुज़नी को दोषी ठहराते हैं। ज़ेलेंस्की को ज़ालुज़नी पर तख्ता पलट करने का शक भी है। ज़ालुज़नी को पश्चिमी देशों का समर्थन ज़ेलेंस्की को खटकता है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिल बोडानोव को यूक्रेनी सेना की कमान दे सकते हैं। यूक्रेन में सेना के कमांडर्स एक बड़े फेरबदल की अटकलों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा है और पुतिन की फोर्स यूक्रेन पर विध्वंसक हमले कर रही है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस को इस बात का भी डर है कि अमेरिका यूक्रेन सरकार का रिमोट अपने हाथों में लेने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को ज़ेलेंस्की पर भरोसा नहीं है। अमेरिका में यूक्रेनी राजदूत ओक्साना मरकारोवा को यूक्रेन का प्रधानमंत्री बनाने को कहा गया है। यूक्रेन में उप वित्त मंत्री अलेक्जेंडर कावा को वित्त मंत्री बनाने को कहा गया है। यानी बाइडेन यूक्रेन में अपनी पसंद के लोगों को बड़े पदों पर बैठाना चाहते हैं। यही वजह है कि पुतिन को इस बात की आशंका है कि अमेरिका यूक्रेन की सत्ता का रिमोट अपने हाथ में लेना चाहता है। फिलहाल यूक्रेन एक साथ कई दिक्कतों का सामना कर रहा है। एक तरफ ज़ेलेंस्की सेना और सरकार आपसी मतभेदों से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हथियारों की कमी का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की आर्मी को गोरिल्ला प्रहार करने की रणनीति पर चलने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा युद्ध की आग 24 घंटे में और भड़क गई है। गाजा की लड़ाई उस वक्त विध्वंसक हो गई जब युद्ध में हिजबुल्लाह की वापसी हो गई। हिजबुल्लाह इस वक्त इजरायली बेस पर फलक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन मिसाइलों को इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए IDF ने उत्तरी बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। तो सवाल यह है कि क्या आज रात IDF लेबनान दहन करने वाली है? ये हिजबुल्लाह के हमले हैं। लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह इजरायली सेना को इसी तरह दहला रहा है। गाजा में IDF के ऑपरेशन से हमास कमजोर हुआ तो हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाल लिया। हिजबुल्लाह के ये विस्फोट इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि गाजा में लंबी लड़ाई के बाद भी इजराइल का सिर दर्द खत्म नहीं हुआ है। उसे हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह का भी सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के हमले अब बहुत ही तेज हो गए हैं। इजरायली सैन्य ठिकाने पर हिजबुल्लाह के लड़ाके फलक मिसाइल से प्रहार कर रहे हैं। 24 घंटे में इजरायली ठिकानों पर इसी तरह कई बार घातक हमले हुए। हिजबुल्लाह हमले के लिए जिस फलक का इस्तेमाल कर रहा है वो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। हिजबुल्लाह को ये रॉकेट लॉन्चर ईरान से मिले हैं। फलक एक साथ 6 रॉकेट दागने में सक्षम है। रॉकेट हमले की रेंज 20 किलोमीटर तक है। हैरानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह के ज्यादातर हमले कामयाब हो रहे हैं। इजराइल उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। हिजबुल्लाह के हमले तेज हुए तो इजराइल को उत्तरी बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ानी पड़ी।
आईडीएफ ने अपनी कई टुकड़ियों को लेबनान से सटी सीमा पर तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ कई घातक हथियार भी भेज दिए गए हैं ताकि हिजबुल्लाह को भी सबक सिखाया जा सके। उधर गाजा में जिन इलाकों को इजरायली सेना छोड़कर आगे बढ़ रही है, उन्हें पूरी तरह जला दे रही है ताकि वहां जीवन संभव ना हो सके। लेकिन सच ये है कि 4 महीने युद्ध के बाद भी इजरायल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिनपिंग की चाय पार्टी मतलब मौत की उल्टी गिनती। बात हैरान करने वाली है क्योंकि चाय पार्टी में तो हंसी खुशी का माहौल होता है। चीन में इन दिनों जिनपिंग के दफ्तर में आने वाले चाय पार्टी के न्योते की खूब चर्चा है। कहा जा रहा है कि चाय पार्टी में जाने वाले ज्यादातर लोग फिर वापस लौटकर घर नहीं आते। अब इस चाय पार्टी में ऐसा क्या होता है, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। चाय का एक कप ज्यादातर लोगों को ताजगी और सुकून देता है, और जब कोई चाय पीने का निमंत्रण दे तो मुलाकात और बातचीत की उम्मीद खुशी भी देती है। लेकिन जिनपिंग के राज में लोग चाय पीने के निमंत्रण के नाम से कांपते हैं। ड्रैगन लैंड में लोगों के लिए यह निमंत्रण बेहद डरावना है। जिनपिंग की चाय पार्टी का राज सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चीन में अगर जिनपिंग के दफ्तर में किसी को चाय पार्टी का निमंत्रण आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चीन में सरकार की तरफ से चाय पीने के लिए उन्हें बुलाया जाता है जिन पर सरकार को गंभीर अपराध करने का शक होता है। जिनपिंग की चाय पार्टी में चाय नहीं मिलती बल्कि कड़ी पूछताछ होती है। चाय पिलाने की जगह सच उगलवाने के लिए यातनाएं भी दी जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार ने 10 ऐसे अपराधों की लिस्ट तैयार की है जिसके आरोपी को जिनपिंग की तरफ से चाय पार्टी पर आने का न्योता दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक चाय पार्टी पर जाने वाला या तो गायब हो जाता है या फिर जेल जाता है। यही वजह है कि चीन में जिनपिंग की चाय पार्टी दहशत का दूसरा नाम है। चीन की सरकार की लिस्ट के मुताबिक देश को खतरे में डालने वाला अपराध, देश के खिलाफ जासूसी करने का अपराध, जासूसी को रोकने में नाकाम होने के दोषी, देश की सुरक्षा के आदेशों को नहीं मानने वाले, जासूसी की जांच में रुकावट पैदा करने वाले, खुफिया जानकारी लीक करने का अपराध, जासूसी उपकरण बनाने या रखने का अपराध करने वाले तमाम लोगों को जिनपिंग की तरफ से कभी चाय पार्टी पर बुलाया जा सकता है। चाय पार्टी का न्योता आते ही आरोपी को कड़ी पूछताछ के दौरान अपनी बेगुनाही का सबूत देना होता है। दरअसल जिनपिंग अपने खिलाफ होने वाले तमाम विद्रोह को दबाना चाहते हैं और इसीलिए नया कानून भी लाया गया है। स्कूलों में भी राष्ट्रभक्ति सिखाई जा रही है। चीन की सरकार को जिस पर भी देशद्रोह का शक होता है उसे सीक्रेट तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही वजह है कि लोगों को पहले चाय पीने के बहाने बुलाया गया था और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब इस चाय पार्टी के नाम पर यातना और गिरफ्तारी की खबर पूरे चीन में फैल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।